नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं। आज की हमारी जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, और इस कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री निर्मला पुतुल हैं। निर्मला पुतुल का जन्म दुमका झारखंड में 1972 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जो सुप्रसिद्ध रही हैं, चर्चित रही हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में, ये उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। श्रीमती निर्मला पुतुल का जो जन्म है एक आदिवासी परिवार में, आदिवासी समाज में, झारखंडी परिवार में हुआ। पूरा जीवन संघर्षों से बीता। हालांकि चाचा और पिताजी अध्यापक थे, उसके बावजूद भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा और अपने आर्थिक तंगी से अपने को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए उन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा भी किया। नर्सिंग के द्वारा अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। नर्सिंग की सेवा करते हुए भी उन्होंने अपना जो काव्य के प्रति अपनी कलमकार के रूप में, कवयित्री के रूप में अपनी जो प्रमुखता उन्होंने दर्शाई, और साथ में अपने समाज की, झारखंडी समाज की जो समस्याएं हैं और आम लोगों की समस्याओं को उन्होंने प्रमुख रूप से उकेरा है, उठाया है। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार से शीर्षक है। ये जो शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं, किसको बचाएं? ये है जो झारखंड का जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और आप सब जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आदिवासी समाज है वो प्रकृति प्रेमी रहता है। उसका उनका एक सुंदर सरल सहज जीवन होता है। प्रकृति के नजदीक होने के कारण उनमें किसी प्रकार से दोहरापन नहीं है, भेदभाव का जीवन नहीं है, सरल सादा जीवन है जो कि प्रकृति की गोद में खिलता पलता और बढ़ता है। लेकिन आज के इस दौर में जो युवा हैं वो अवसाद से घिर रहे हैं। उनके ऊपर शहरीकरण का जो एक प्रकार से प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। नशा है या बनावटीपन का जो जीवन है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासी समाज के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रभावित कर रहा है। तो उस प्रभाव से बचाने के लिए कवयित्री है संपूर्ण समाज को आगाह कर रही है, सावधान कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो सादा जीवन है, सरल जीवन है, उस सरल जीवन को हमने बचाना है। और हमारे जीवन का जो उत्साह है, हमारे जीवन की जो प्रसन्नता है सदा बना रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जो संस्कार और जो विचार हमारी मिट्टी से, झारखंड की मिट्टी से, प्रकृति के साथ हमारा जो सौंदापन है, सीधापन है, वो कभी मिटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। हमें उससे सदा जुड़ा रहना चाहिए। तो आओ मिलकर बचाएं नामक इस कविता के माध्यम से कवयित्री हैं अपने झारखंड के जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको सदा अपने हृदय में, अपने भाव में, अपने कार्य व्यवहार में बनाए रखने के लिए सभी ग्रामीणों को संबोधित करती है। और जो पाश्चात्यकरण का जो कुप्रभाव है, उस कुप्रभाव से बचने के लिए भी कवयित्री है इस कविता के माध्यम से उन सभी लोगों को प्रेरित कर रही हैं, सजग कर रही हैं, सावधान कर रही हैं। तो आइए हम इस कविता को 2 पार्ट में पूरा करेंगे। पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 में हमने इसके 2 काव्यांश हैं, उनका सरलीकरण करना है, उनके शब्दार्थों को जानना है, इसके भावार्थ को जानना है, इसके विशेष को जानना है। पार्ट 2 में हम इसके अगले जो काव्यांश हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका सरलीकरण करेंगे। तो पहला और दूसरा जो पद है, काव्यांश है, उसको आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अपनी बस्तियों को नंगा होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1
में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई है। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री निर्मला उत्तुल है। इस काव्यांश के माध्यम से कवयित्री ने झारखंड के समाज के लोगों को अपना जो स्वाभाविक जो जीवन है, प्रकृति के प्रति उनका जो स्नेह है, प्रकृति के प्रति उनकी जो समीपता है, अपनापन है, उसको बचा के रखने के लिए प्रेरित किया है। और जो आधुनिकीकरण का या जो शहरीकरण का कुप्रभाव है, जिससे जो युवा हैं और जो समाज है, जो बस्तियां हैं, उनको बचाने के लिए कवयित्री ने सभी लोगों को सावधान किया है, संबोधित किया है। कैसे किया है देखेंगे। अपनी बस्तियों को नंगा होने से कवयित्री निर्मला उत्तुल आदिवासी समाज, झारखंडी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि आज का जो आधुनिकीकरण का दौर है, जो गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ये सारा का सारा सही नहीं है, उचित नहीं है। यदि इसी प्रकार से गांव के लोग या झारखंड के लोग हैं या आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो शहरीकरण की तरफ या गांव से शहरों की ओर पलायन करेंगे, तो उनका जो आधार है, उनका जो मूल है, उनका जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वह दूर हो जाएगा। इसलिए हमें आधुनिकीकरण से या शहरीकरण से अपने आप को और अपने समाज को और अपनी बस्तियों को बचाना है। इस प्रकार से कवयित्री ने संबोधित किया है। अपनी बस्तियों को नंगा होने से कवयित्री कह रही है कि हमें अपने मूल संस्कारों से, विचारों से, प्रकृति से जुड़े रहना है। यदि हम अपनी मूल संस्कृति से, अपनी बस्तियों से, अपने जो गांव का जो सरल सहज जीवन है उससे हम हट जाएंगे तो हमारी बस्तियां हैं वो नंगी हो जाएंगे। अर्थात हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जिसके कारण हमें जाना जाता है, वह नष्ट हो जाएगी। केवल हमारा दिखावटी और बनावटी जीवन रह जाएगा। शहर की आबो हवा से बचाएं। आबो हवा वातावरण, जो शहरी वातावरण है जिसमें बनावटीपन है, उच्छृंखलता है, सहजता नहीं है, एक प्रकार से भौतिकता की दौड़ है, बाहर की सुख सुविधाएं हैं लेकिन अंदर में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो उसी शहरी आबो हवा से, शहरी वातावरण से अपने आप को बचाएं और अपनी जो ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण वेशभूषा है, जो झारखंडीपन है, उसको बचा के रखना है। इस प्रकार से कवयित्री ने झारखंड के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित किया है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़ियों में। कवयित्री सावधान करते कह रही है कि इसी प्रकार से गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे या ग्रामीण बस्तियों पर शहरीकरण का, आधुनिकीकरण का, तथाकथित आधुनिकीकरण का प्रभाव होगा, तो जो गांव का जो सादा सरल सहज जीवन है, सुंदर जीवन है, वह समाप्त हो जाएगा और एक प्रकार से जो बस्तियां हैं वो हड्डियों के समान हो जाएंगी। हड्डियों के समान होने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से पिंजरा मात्र रह जाता है, उसके अंदर का ऊपर का जो मांस है वो दूर हो जाएगा। अर्थात जो वास्तविक जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो दूर हो जाएगा। कंक्रीट के जंगल ही जंगल दिखाएंगे। शहरों में क्या होता है कि बड़ी बड़ी आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, और वो भवन कब बनते हैं जब बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है। तो यहाँ कवयित्री ने आगाह किया है कि यदि हम शहरीकरण के वातावरण में चले जाएंगे तो गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उनका जो वास्तविक सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा और बस्तियां हैं, जो गांव है, वो हड्डियों के मात्र रह जाएंगे, एक प्रकार से ढांचे के रूप में रह जाएंगे। वहां का वास्तविक सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा, लोगों का भोलापन है वह दूर हो जाएगा, एक प्रकार से बनावटी जीवन रह जाएगा जो कि केवल एक सुख सुविधाओं के लिए ही जाना जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप है नष्ट हो जाएगा। तो पहला जो काव्यांश है, पहले काव्यांश में संबोधनात्मक शैली है। कवयित्री ने आदिवासी समाज के लोगों को शहरीकरण की जो कुप्रभाव है, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, बनावटी जीवन की है, उससे लोगों को आगाह किया है और जो गांव का जो वास्तविक सौंदर्य है, प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य है, उसको अपनाए रखने का संदेश दिया है। भाषा सहज सरल है, उर्दू के शब्दों का भी इसमें बीच बीच में प्रयोग किया है। दूसरा काव्यांश देखेंगे,
अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सुंदरपन, फसलों की लहलाहट, आओ मिलकर बचाएं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई हैं। प्रस्तुत कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री निर्मला पुतुल हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित किया है कि उन्होंने क्या बचा के रखना है, और बचाने में वही प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी जो मूल सभ्यता संस्कृति है, जिसमें आज के जो युवा है भटक रहे हैं, वो गांव से अपनी बस्तियों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर कवयित्री ने संबोधित किया है और सावधान किया है, आगाह किया है, सचेत किया है। कैसे किया है देखिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। कवयित्री ने झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें अपने आप को शहरीकरण के जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उनसे बचा के रखना है। यदि हमने शहरीकरण के प्रभाव से बचाना है तो क्या क्या हमने करना है, कैसे दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, उसके बारे में बताते हुए कहती है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। कवयित्री झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। क्यों उनके चेहरे पर जो संथाल और परगना का जो क्षेत्र है, दोनों ये जो जनपद हैं, जिले हैं, माटी का रंग, संथाल और परगना का की जो वास्तविक उनकी जो मिट्टी है, उनकी मिट्टी का रंग उनके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। अर्थात जो संथाल और परगना के रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, अपनी मूल सभ्यता संस्कृति से दूर न हो, उनके कार्य व्यवहार में और उनके चेहरे पर वो दिखाई देनी चाहिए। उनके ऊपर शहरीकरण का कुप्रभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। भाषा में झारखंडीपन, वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें किसी शहरी भाषा का प्रयोग न करके अपने जो झारखंड में बोली जाने वाली उनकी जो मातृभाषा है, जिसमें वो अपना कार्य व्यवहार करते हैं, उसका अधिक से अधिक उन्होंने प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करके ये अपने वो मन की बात है, अपने भाव हैं, उन्हें प्रकट करने चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती दिनचर्या अर्थात जो युवा है उनको अपने जो मूल संस्कृति है उससे वो भटक रहे हैं, उनका जीवन अवसाद में, आलस्य में, निराशा में जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों युवाओं को संबोधित किया है कि ठंडी होती दिनचर्या में उन्होंने अपने आप को आलस्य में, प्रमाद में या अवसाद में ढाल लिया है। तो उनके जीवन में गर्माहट होनी चाहिए, अर्थात जीवन जीने के पीछे उनका एक सलीका होना चाहिए, उत्साह का वातावरण होना चाहिए, अवसाद और आलस्य नहीं होना चाहिए। उत्साह है, जीवन के प्रति उत्साह है। यही झारखंडी जो लोग हैं या आदिवासी समाज की जो एक बड़ी पहचान है, उनके जीवन में कहीं निराशा या आलस्य नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को उत्साह के रूप में ढालना होगा। इसको विशेष रूप से अपने कार्य व्यवहार में उन्होंने ढालना होगा। आगे कहा मन का हरापन, वो सदा अपने मन से प्रसन्नचित रहे, उनके मन में कहीं निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। भावार्थ यह कि युवा लोग हैं वो ग्रामीण संस्कृति से पलायन करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उनके मन में कहीं निराशा है। तो उन लोगों को कहा है कि मन उनका हरापन, उनका मन सदा हरा होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हम गांव के रहने वाले हैं या आदिवासी लोग हैं, ऐसे निराशा के भाव कभी मन में नहीं होने चाहिए। उनका मन सदा प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए, उत्साह से
भरा रहना चाहिए, भोलापन दिल का। और उनका जो दिल है, उनका जो स्वभाव है सरल है, सहज, उनमें किसी प्रकार से बनावटीपन का भाव नहीं होना चाहिए। भावार्थ यह है कि आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी करनी और कथनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, जैसा उनका दिल में होता है वैसा ही उनके जुबान पर होता है। अक्खड़पन, जुझारूपन भी। और जो संथाल और परगना के क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अक्खड़पन, अपनी पहचान के लिए वो सदा अडिग रहते हैं, उस पहचान को वो कभी मिटने नहीं देते, अर्थात अपनी पहचान को छिपाते नहीं, उससे शर्माते नहीं है, उसके लिए अंतिम समय तक सफाई रूप से लड़ते रहते हैं। जुझारूपन, उनके संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है वह भी बनी रहनी चाहिए। भावार्थ यह है कि आदिवासी जो लोग हैं वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं और कभी भी निराश नहीं होते, अपने पहचान को कभी छिपाते नहीं है, और वो जुझारूपन और उस संघर्षों का उनका जो मादा है वो सदैव बना रहता है। तो उनके जीवन में इस प्रकार से अपनी सभ्यता के लिए और संघर्ष करने का जो मादा है, जो साहस है, वो सदा बना रहना चाहिए। भीतर की आग और अंदर की आग का मतलब क्या है कि जिजीविषा, अपने एम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए सदा संघर्ष करते रहने की उनकी जिजीविषा है, भीतर की आग जिजीविषा है, उत्साह है, वो सदा बना रहना चाहिए। धनुष की डोर, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। ये क्या है कि संथाली समाज के लोग जो शिकार करते हैं या अपना रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये उनके एक साधन के रूप में है। क्या क्या? धनुष की डोर है, तीर का नुकीलापन है, कुल्हाड़ी की धार, ये सदा उनके पास होनी चाहिए, इनका अधिक से अधिक उनको प्रयोग करना चाहिए। धनुष की डोर, तीर का नुकीलापन, उनकी धनुष की प्रतंजा है, डोरी है, सदा सजग रहनी चाहिए। उनके जो तीर है वो एकदम नुकीले होने चाहिए, धारदार होने चाहिए, उनकी कुल्हाड़ी भी सदा पैनी होनी चाहिए, उनके पास उतनी रहनी चाहिए। ये सब उनकी पहचान है। इनको देखकर ही आदिवासी समाज को एक अलग सभ्यता संस्कृति के रूप में जाना जाता है। कहीं ऐसा न हो कि वो अपने धनुष को, तीर को और कुल्हाड़ी को भूल जाए भौतिकता की दौड़ में या शहरीकरण के प्रभाव के कारण दूसरे प्रकार के हथियार हैं, साधन है, वो उनको प्राप्त कर लेंगे तो उनकी जो पहचान है नष्ट हो जाएगी, और पहचान नष्ट हो जाएगी तो उनको भौतिकता की दौड़ में अनेक कुप्रभावों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कवयत्री उन सभी लोगों को अपने जो वास्तविक जो स्वरूप है, प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है, उसको बनाए रखने के लिए सजग, सावधान और प्रेरित कर रही हैं। जंगल की ताजा हवा, कवयत्री कह रही है कि नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, प्रकृति का सबसे बड़ा जो देन है, जो स्वरूप है, जो भेंट है आदिवासियों को। जंगल की आग, जंगल की ताजा हवा। अगर शहरी जो लोग हैं उनके अंदर तरह तरह का जो प्रदूषण है, दम घोटू जीवन है उनका, जंगल के समान उन्होंने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं और आधुनिकता के जिन संसाधनों का वो प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रयोगों के कारण उनका जीवन एक तनाव हो गया है, एक प्रकार से तंग हो गया है। और उस तंग में वो ऐसा जो शहरी जीवन है, कहीं आदिवासी समाज के ऊपर भी उसका प्रभाव न पड़े। तो कवयत्री कह रही है कि जंगल की ताजा हवा, तो जंगल की जो ताजा हवा है जिसके कारण आदिवासी समाज के लोग सदा स्वस्थ रहते हैं, रोगों से दूर रहते हैं, उनके अंदर का की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सदा बनी रहती है, उनके अंदर संघर्ष करने का जो मादा वो बना रहता है, वो किसके कारण? जंगल की ताजा हवा। तो जंगलों को हमने बचा के रखना है। शहरीकरण के प्रभाव के कारण हमें जंगलों को कटने नहीं देना है। जंगल की ताजा हवा रहेगी, शुद्ध हवा रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, बीमारियों से सदा बचे रहेंगे। इसलिए जंगल की जो ताजा हवा उसको बचा के रखना है। नदियों की निर्मलता, और नदियों का जो पानी है उसको निर्मल रखना है। कहीं वायु प्रदूषण के कारण और तरह तरह के प्रदूषण के कारण नदियों की जो निर्मलता है, पावनता है, और निर्मल अनवरत रूप से जो नदियां हैं बह रही हैं, उनको कहीं शहरीकरण के कारण उनको अवरोध न कर दिए जाए या उनके तटों के ऊपर कोई बांध आदि न बना करके शहरीकरण का प्रभाव नदियों पर भी
नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए नदियों की जो पवित्रता है, निर्मलता है, अनवरत बहने का जो उनका सिलसिला है, कर्म है, वो सदा बना रहना चाहिए। इसलिए कवियत्री उन लोगों को यहाँ प्रेरित कर रही है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों का जो मौन है, पर्वतों का जो सौंदर्य है, अपने आप में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो कि हरे भरे पेड़ पौधों से लदे रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो जड़ी बूटियां हैं उनसे वो भरपूर रहते हैं। और पहाड़ों का जो नीरव जो मौन है, अपने आप में हर किसी को आनंद देने वाला है। वो आनंद है, वो मौन है, वो भी बना रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि आज के शहरीकरण के कारण पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है। वहां से का जो प्राकृतिक संपदा है उनको लूटा जा रहा है एक प्रकार से। तो उन पहाड़ों का जो सौंदर्य है, मौन उनका अपने आप में सौंदर्य है, उस सौंदर्य को भी बचा के रखना है। ये बचाने वाले कौन है? वो स्वयं आदिवासी समाज के जो युवा हैं, वो उनको इसको बचा के रखना है। कहीं ये सारा सौंदर्य है नष्ट न हो जाए। कुछ भौतिक सुख साधनों के कारण हमें अपने मूल स्वरूप में बने रहना है। इस प्रकार से कवियत्री ने आदिवासी समाज के लोगों को संदेश दिया है। आगे कहा है कि गीतों की धुन मिट्टी का सौंधापन। तो आदिवासी समाज के लोग सदा अपनी मिट्टी से, अपने सभ्यता से, अपने स्वभाव से जुड़े रहते हैं और उनके गीतों की धुन, जो आदिवासी समाज के जो तीज त्योहार हैं, परंपरागत उनके जो त्योहार हैं, उनमें जो गीत गाए जाते हैं, उन परंपरागत गीतों को भी उन्हें कभी नहीं भुलाना है। क्योंकि उन परंपरागत गीतों में, उन कार्यक्रमों में, उन समारोह में, उन उत्सवों में उनकी संस्कृति की झलक होती है, उनकी मिट्टी का सौंदर्यपन, उनका जो सौंदर्य है उन गीतों की धुनों में होता है। इसलिए उनको बचा के रखना है। फसलों की लहलाहट और जो लहलाते हुए हरे भरे फसलों से भरपूर जो खेत हैं, उन खेतों की लहलाहट है, उसको भी बचा के रखना है। कहीं उसमें कीटनाशक आदि का प्रयोग करके अधिक अनाज पैदा करने के कारण वहां का जो वास्तविक जो फसलों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को कहीं नष्ट न हो जाए। इसलिए फसलों को भी बचा के रखना है। तो संपूर्ण काव्यांश में कवियत्री ने यही कहा है कि जो आदिवासी समाज के लोगों का जो जीवन है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, भाषा है और उनके जो संसाधन है, वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होना चाहिए। उनका जो प्रकृति के जो प्रेम का प्रति जो प्रेम है वो होना चाहिए। और जंगलों को पर्यावरण के शहरीकरण के प्रभाव के कारण नष्ट नहीं होनी चाहिए। नदियों के ऊपर किसी नदियों की जो निर्मल धारा है उसके ऊपर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। नदियों के पानी में किसी प्रकार से कूड़ा करकट है या अवशिष्ट पदार्थों को भी नहीं डालना है। और गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, उनका जो पारंपरिक जो जीवन शैली है वो भी बचा के रखना है। और उनके जो संसाधन है, तीर कमान है, उनको भी उन्हें बचा के रखना है। तो विशेष में कवियत्री ने जो आदिवासी समाज की जो सभ्यता संस्कृति उसको बचाने के लिए उनको देसी शब्द है उनका भी यहाँ पर प्रयोग किया है। और शहरीकरण का जो दुष्परिणाम है उसको भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उसके जो कुप्रभाव है उनको दर्शाया है। शहरीकरण के कारण मनुष्य का जीवन किस प्रकार से तंग हाल होता जा रहा है और आने वाले जीवन में अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उस खिलवाड़ को भी उन्होंने इसके माध्यम से दर्शाया है। आज पूरा भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश है वो कोरोना जैसे महामारी से संक्रमित हैं। इसके पीछे भी मनुष्य का भौतिकता के पीछे उनकी जो दौड़ है, जो उनका जो जीवन है उसमें बनावटीपन आ गया है प्रकृति के साथ। जितने उसने खिलवाड़ की है उस खिलवाड़ के कारण ही नाना प्रकार की आपदाएं हैं वो दिखाई दे रही है। और इस प्रकार से कोरोना की जो आपदा है उससे पूरा विश्व मानव समाज वो लड़ रहा है। उसका कारण भी यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, प्रकृति के प्रति हमने अपना मुंह मोड़ लिया है। तो ये भी कवियत्री ने इसमें इसको दर्शाया है। तो आपने आओ मिलकर बचाएं पार्ट 1 को समझा है, उसके शब्दार्थों को देखा है और इसके सरलीकरण को आपने
अवश्य देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो दोनों काव्यांश हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपने लिखने हैं और याद करने हैं, और साथ ही अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको आपने भी बचा के रखना है। कोरोना से स्वयं को भी बचा के रखना है और दूसरे साथियों से भी को भी इसके लिए प्रेरित करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।